जो कन्नौज की जनता कहेगी वो करूंगा। तो पहले ही अखिलेश यादव जी से कहे थे कि आप चुनाव लड़िए, आके आपके अलावा कोई चुनाव लड़ ही नहीं सकता कन्नौज में। और शायद उनको ये समझ, उनको बड़ा घमंड था कि नहीं हम किसी को भेज देंगे, वो लड़ जाएगा, जीत जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार चरम पर है, यूं कह लीजिए कि जोरों पर है। हर पार्टी पूरी जोर आजमाइश के साथ में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए प्रचार में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख यानी मुखिया अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सोर्सेस के हवाले से सूचना ये मिल रही है कि अखिलेश यादव एक बार फिर कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेकर कल से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सोर्सेस के मुताबिक अखिलेश यादव 25 अप्रैल को अपना नामांकन जो है वो भर सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी कन्नौज से तेज प्रताप सिंह यादव को यूं तो चुनावी मैदान में उतार चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक बार फिर से समाजवादी पार्टी अपने एक और घोषित प्रत्याशी को वहां से हटाकर यानी उनका टिकट काटकर खुद अखिलेश वहां चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। इससे पहले आपको याद होगा बदायूं समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदला। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले, हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी रहेंगे, लेकिन उससे पहले कन्नौज से बीजेपी प्रत्याशी है सुब्रत पाठक, एक बार उनको सुन लेते हैं। इसमें देखना कि हम तो पहले ही अखिलेश यादव जी से कहे थे कि आप चुनाव लड़िए, आके आपके अलावा कोई चुनाव लड़ ही नहीं सकता कन्नौज में। और शायद उनको ये समझ, उनको बड़ा घमंड था कि नहीं हम किसी को भेज देंगे, वो लड़ जाएगा, जीत जाएगा। और जबकि हमने इनको कहा था कि आप अपने सफाई से भी किसी को भेज दोगे तो भी उसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। अखिलेश जी, यहाँ से कोई लड़ ही नहीं सकता आपके खिलाफ। आप आइए, यहाँ से लड़िए। और मुझे अच्छा लग रहा है कि अखिलेश मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने आ रहे हैं और उनका ये घमंड कि जो किसी को भी मेरे खिलाफ लड़ा के जिता देंगे, उनका घमंड टूट रहा है। देखिए, गठबंधन के तहत में 63 सीटें हैं समाजवादी पार्टी के साथ में। बड़ी बात यह है, चाहे मुरादाबाद की बात हो, मेरठ की बात हो, बदायूं की बात हो, गौतम बुद्ध नगर की बात हो या फिर अब कन्नौज की बात ही क्यों ना हो, इन सीट्स पर अब प्रत्याशी बदलने की कहीं पर बात हो रही तो कहीं पर प्रत्याशी बदले जा चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी इतना असमंजस में क्यों है। विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव को ही पता था कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होगा, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई थी। अब तक यह स्थिति है तो जाहिर तौर पर जो वहां के कार्यकर्ता वही असमंजस में आ गए हैं कि आखिर हो क्या रहा है। जब कार्यकर्ता कंफ्यूज रहेंगे तो फिर पोलिंग बूथ पर जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लोगों को लेकर कैसे पहुंचेंगे, पार्टी की नीतियों से अवगत कैसे कराएंगे, प्रत्याशी कौन है ये उनको कैसे कंफर्म होगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आलोक वत्स, नेता बीजेपी, उमाशंकर पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस, और गौरव चाचड़ा हमारे साथ में, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। गौरव जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, समाजवादी पार्टी तो बड़ी कॉन्फिडेंट है, अखिलेश यादव को लगता है कि 80 लोकसभा सीटों में इस बार बहुत अच्छा समाजवादी पार्टी परफॉर्म करने वाली है, लेकिन यह क्या कि बार बार कंफ्यूजन की स्थिति, यहां से प्रत्याशी बदले तो वहां से प्रत्याशी बदले, आखिर लफड़ा क्या है पूरा माजरा? कोई कंफ्यूजन नहीं है। रिजल्ट ओरिएंटेड इंटरनल स्ट्रेटजीज के तहत हमारे यहाँ काम होता है। हमारे पास प्रत्याशी बहुत हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरह थोड़ी ना कि एक आधा प्रत्याशी हो। एक लोकसभा में हमारे पास 8 से 10 प्रत्याशी हैं। तो हम इंटरनल सर्वे करा रहे हैं, लास्ट मूवमेंट तक हमारा इंटरनल सर्वे चलता है। लास्ट मूवमेंट तक जातिगत समीकरण देख के कौन जिताऊ कैंडिडेट है उसको टिकट दी जाती है। आज तक जितने प्रत्याशी बदले हैं सबने पूरा गेम चेंज कर दिया है। सारे प्रत्याशी बदल के जो आप दोबारा चुनाव लड़ने आए हैं उन्होंने गेम पूरा चेंज कर दिया। सारी सीटों पे हम भारी मतों से जीत रहे हैं। तो कन्नौज में अब अखिलेश को समझ में आया कि कन्नौज में अगर वो चुनावी मैदान में नहीं जाएंगे तो फिर यहां पर मामला हल्का हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कन्नौज से दिल से नाता है, स्टार्टिंग से कन्नौज से उनका दिल से नाता है, घरेलू नाता है। कन्नौज की जनता ने खुद उनको प्रेफर किया, उनको बार बार उन्होंने आग्रह किया कि आप आइए दोबारा से यहाँ से चुनाव लड़िए। तो उनके निवेदन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो डिसीजन लेंगे वो सर्वोपरि होगा। आलोकवत जी, जहां जहां पर प्रत्याशी बदले गए हैं वहां पर बीजेपी की हालत खराब कर दी है इन्होंने। कि अगर इनके पास मजबूत प्रत्याशी होता और इनकी जो समीकरण है और इनका जो जातिगत समीकरण, सारी बातें चाचरा जी भी कह रहे थे कि जातिगत समीकरण देखकर और हम इन सर्वे कराकर हम उतार रहे हैं प्रत्याशी, तो क्यों बार बार बदल रहे हैं? अभी तक इन्होंने 7 सीट पर तो प्रत्याशी बदल दिए हैं, अब ये 8वें सीट की बात हो रही है कन्नौज के। तो जिसके यहाँ स्थिति मजबूत रहेगी वो बार बार प्रत्याशी बदलेगा। आपने किसी को दिया, वहां फीडबैक आ गया कि ये नहीं जीत रहा है, फिर दूसरे को खड़ा कर दिया। तो ये असमंजस की स्थिति में कि इनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी वहां 80 की 80 सीट
जीतने जा रही है और कहीं कोई संशय नहीं है। हमारे प्रत्याशी मजबूती से अपना फाइनल राउंड कंप्लीट कर चुके हैं। अभी इनका प्रत्याशी का नॉमिनेशन नहीं हुआ है। ये तो हमसे मीलों दूर चल रहे हैं, हम इनसे बहुत आगे जा चुके हैं और हमारा लक्ष्य 80 पे है। ये कितना इनका लक्ष्य होगा, 2-4 सीट अगर कहीं बाई चांस कोई मिल गया तो मिल गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। इस समुद्र में कंकड़ फेंकने से जितनी हलचल होती है उतनी हलचल इनके लोकसभा के चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी में हो रही गौरव है जी, या हो। इस बात का जवाब दीजिएगा कि जब कन्नौज में शुरुआत से इस बात का जिक्र हो रहा था कि अगर अखिलेश खुद चुनाव वहां पर लड़ते हैं तो पार्टी परफॉर्म कर सकती है बेटर, तो ये बात देरी से समझ में क्यों आई? क्योंकि पहले तो ये खबर मिल रही थी कि अखिलेश पूरी पार्टी की कमान को संभालेंगे, उत्तर प्रदेश में बेहतर परफॉर्मेंस हो उसका, इसमें पूरा रोल निभाएंगे, उनका संगठन पर पूरा फोकस रहेगा। फिर अब कन्नौज तक तो सीमित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब पिछली बार करहल में चुनाव लड़ा विधानसभा का, तो वहां पर करहल में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी शातिर पार्टी है, इनके पास बड़े संसाधन है। छल कपट और झूठ की राजनीति, मीडिया, शासन, प्रशासन, सारा तंत्रों का इनके पास जाल है। ये किसी भी हालत में चुनाव जीतने का षड्यंत्र रचते हैं, किसी भी हालत में इनका मोटिव होता है कि चुनाव हम जीत ले। तो इनकी स्ट्रेटजी को देखते हुए हम भी स्ट्रेटजी बार बार बदल रहे हैं। हम कहीं ना कहीं चुनाव जीतना चाहते हैं, चुनाव जीतना जिताओ कैंडिडेट लाके चुनाव में धप्पा वाला गेम चलता है, पूरी टक्कर देके चुनाव जीतेंगे। किसी भी मोड़ पे आप ये कह रहे हैं कि हार नहीं मानने वाले, धप्पा करते रहेंगे और उससे चुनाव जीत जाएंगे? नहीं, स्ट्रेटजी चुनाव काम जीतने कर के रहे हैं। लिए अभी तो स्ट्रेटजी नामांकन प्रत्याशी सामने रखना पड़ता है ना। आपके प्रत्याशी लास्ट मोमेंट तक कंफर्म नहीं हो रहे, कभी धर्मेंद्र, कभी शिवपाल यादव, फिर शिवपाल यादव के बेटे का नाम। अब वहां पर आपने खुद अपने पहले ही भतीजे को उतार दिया अखिलेश ने, अब अखिलेश यादव का नाम चर्चाओं में है, पहले कभी डिंपल यादव का नाम चर्चाओं में। पीडीए की जो रणनीति है वो सर्वोपरि है। पीडीए की रणनीति के तहत टिकट का बंटवारा हुआ, पीडीए की रणनीति को जनता ने समर्थन दिया, जनता उसका साथ दे रही है। और पिछले जो अभी 8 चुनाव हुए हमारे 8 जगहों पे, वो भी सारी सीटें हम जीतने जा रहे हैं पीडीए को साथ लेके। तो पीडीए को साधते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, सारी जातियां हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का इस बार बहुत बुरी तरह से सफाया होने। आलोक जी, सवाल ये उठ रहे हैं कि अब जब सुब्रत पाठक के सामने होंगे अखिलेश यादव, पार्टी के मुखिया हैं, तो जाहिर तौर पर मुकाबला तो बड़ा दिलचस्प हो गया ना। पिछली बार डिंपल यादव चुनावी मैदान में थी, डिंपल हार गई, लेकिन जब अखिलेश पार्टी के मुखिया चुनावी मैदान में होंगे तो जाहिर तौर पर पूरी ताकत के साथ में उतरेगी ना समाजवादी पार्टी। तो ऐसा नहीं कि कहीं एक सीट आपकी भी वहां कम हो जाए। देखिए पूजा जी, हम 80 के 80 सीट पर अपनी कवायद पूरी कर चुके हैं और हम 80 का 80 सीट जीतने का हमारा लक्ष्य है। हम उस पर फोकस्ड है। अखिलेश जी आए, डिंपल जी आए, कोई जी आए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपने जो कहा उसमें उस बात में थोड़ी दम है कि दूसरे के मुकाबले अखिलेश जी लड़ेंगे तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन हार का सामना तो सबको करना पड़ेगा, उसमें कहीं कोई संशय नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जन कल्याणकारी से जनता एकदम गदगद है और ये अभी तक म्यूजिकल चेयर ही खेल रहे हैं कि हाँ भाई कभी तू बैठ जा, कभी तू उठले तो तू बैठ जा। ये म्यूजिकल चेयर खेलते रह जाएंगे। हम 80 का 80 सीट जीत के पार्लियामेंट चले जाएंगे, हमें कोई संशय नहीं है। हमारे जन कल्याणकारी से जनता को जितनी राहत मिली है वो गदगद है, फूले नहीं समा रहे। हर वर्ग का वोट, हर धर्म का वोट, हर जात का वोट हमको भरपूर मात्रा में मिलने जा रहा है। जब अब अखिलेश बात ये कह रहे हैं कि कन्नौज की जनता जो कहेगी मैं वो मैं करूंगा, तो कन्नौज की जनता तो पहले से ही जा रही थी। फ्रॉम द डे 1 कन्नौज की जनता चाहती थी कि वहां पर अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरें। तो ये बात इतनी देर से अखिलेश के समझ में क्यों आई? देखिए, मैंने आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में हम कहीं नहीं फंसना चाहते। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी साजिश करके चुनाव लड़ने जा रही है। उस साजिश के तहत हम अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करते रहे। ये सब पहले चरण का चुनाव हुआ, आप देखिए प्रधानमंत्री जी की भाषा चेंज हो गई, हुई नहीं हुई। मुख्यमंत्री योगी जी की भाषा चेंज होगी, हुई नहीं हुई। ये भाषाएं क्यों चेंज हो रही हैं? ये क्यों डायरेक्ट अटैक हो रहे हैं एक समुदाय पे सिर्फ चुनाव जीतने के लिए? कहीं ना कहीं इनको पता लग गया है कि इनकी हार पहले चरण में आ गई है, इस वजह से चेंज हो रहे हैं। अभी देखना आगे आने वाले चरणों में इनकी भाषा और बद से बदतर होगी और स्तर गिरेगा। आगे शासन प्रशासन का दुरुपयोग भी करेंगे, लेकिन ये चुनाव देश की जनता, पिछली बार गठबंधन में आप लोगों ने भी तो ऐसे ही एक समुदाय को लेकर ऐलान किया था, आपको याद है ना? जो गठबंधन की रैली होती है उसमें मायावती के उसी बयान को लेकर उनके प्रचार तक पे रोक लगी थी, याद है ना? तो इस तरीके से तो आप लोगों ने भी पिछली बार इसी तरीके से एक समुदाय को फोकस किया था। ये समुदाय फोकस पे राजनीति चल रही है क्या? ये आपने मान लिया कि ये फैक्टर है,
इस तरह की कि प्रधानमंत्री जी इस तरीके की राजनीति को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। जब पहले चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी पसमानदा सम्मेलन किया करते थे, मोदी भाईजान कैंपेन चला करता था, उसके बाद पीडीए का नारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने दिया, उसके बाद देख लीजिए इनकी क्या हालत हुई। तो इतना श्योर पहले चरण के चुनाव में आपकी उत्तर प्रदेश से बीजेपी। पर एक बात का जवाब दीजिए, इतना ही श्योर है, इतना ही कॉन्फिडेंट है, और जब आपको लगता है कि जीतेंगे तो हम ही पीडीए का फॉर्मूला काम करेगा, तो फिर ये कंफ्यूजन क्यों? ऐसी स्ट्रेटेजीज को बार-बार बदला क्यों जा रहा है? इससे तो जाहिर तौर पर आप कभी किसी को टिकट देते हैं, उसको हटाते हैं, फिर उसकी नाराजगी झेलते हैं, तो इससे तो पार्टी को नुकसान होगा ना। दूसरा आपका कार्यकर्ता कंफ्यूज कि भैया किसके लिए जाकर वोट मांगना है, जरा हमें पहले तो कंफर्म हो जाए, हम पहले श्योर तो हो जाए कि हमें मांगना किसके लिए वोट। जिनकी टिकट कटी है, किसी ने बगावत नहीं की, कंधे से कंधा मिलाकर दूसरे कैंडिडेट के साथ जा रहा है और चुनाव जितवाने का कार्य कर रहा है। दूसरी बात, आपने कहा टिकट काटना क्यों, जो पहले ही पता था, मैं उसका जवाब देता हूं। टिकट अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देने का मकसद है कि जीत और लंबी हो, बड़ी लाइन दे दी जाए। देख लीजिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत होगी मैनपुरी और कन्नौज से। मतलब आप सिर्फ मैनपुरी कन्नौज को लेकर श्योर हैं? नहीं, सबसे बड़ी जीत की बात कर रहा हूं, मार्जिन की बात कर रहा हूं। तो नंबर 3 की पार्टी है उत्तर प्रदेश में, ये कहाँ पे है? ये तो समाजवादी पार्टी से एक तरीके के भीख में इनको 17 सीट मिल गया है, और पहले उसमें ये कैंडिडेट तो तय करें, इनको तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। और ये प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर अनर्गल बगैर सिर पैर का बयान देके उनके ऊपर तोहमत लगा रहे हैं, जिसका कहीं से कोई सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। तालिबानी से और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, मेरे तो कुछ समझ के परे है कि इनका एलिगेशन है क्या। लेकिन जो वस्तु स्थिति है देश की और खासकर उत्तर प्रदेश की, भारतीय जनता पार्टी की जड़ें बहुत मजबूत है, हमारे कैंडिडेट बहुत मजबूत है, हमारे सारे कैंडिडेट जीतेंगे और 80 का 80 सीट हम पार करेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ये लोगों के पास, कांग्रेस को तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है, अभी तो उनके सारे कैंडिडेट घोषित भी नहीं हुए हैं। वो जिसको कह रहे हैं कि लड़ लो, वही भाग ले रहा है कि नहीं लड़ेंगे। गौरव चाचरा जी, ये क्या स्ट्रैटेजी है कि जब जब नामांकन की आखिरी तारीख है उस वक्त पर नामांकन करा रहे हैं? ये कॉन्फिडेंस है, वाकई स्ट्रैटेजी है, या फिर पहले फेज के बाद में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है कि अब हमारे लिए कुछ चांसेस है तो ठीक है, अब थोड़ा सा पारी खेली जाए ढंग से? नहीं, पहले दिन से वो पारी ढंग से खेल ही नहीं रहे थे? नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज है हमारी, ग्राउंड लेवल पे स्ट्रेटजीज है, बूथ लेवल पे। कितना 80 में से कितना सीटें मानती समाजवादी पार्टी उनके खाते में आएगी? इस पे 80 में से 79 तो हम स्पष्ट जीत रहे हैं, एक पे थोड़ी सी फाइट है। कौन सी पे फाइट है? पता लग जाएगा आपको। एक पे थोड़ी सी फाइट है, 79 हम स्पष्ट जीत रहे हैं। उस एक सीट को तो जानना चाह रहे हैं। पता लग जाएगा जिस रिजल्ट आएगा 4 जून को। 4 जून भारतीय जनता पार्टी से मिलेगा देश को सुकून। इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। चाचा साहब, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो या किसी और जगह की? अरे पूरे देश की बात कर रहा हूँ। देश में से बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। और आप अभी बोल रहे थे 8 सीटों में से कितनी जीत रही है आपकी पार्टी? पहले चरण में 8 सीटों में कितनी? उत्तर प्रदेश पहले चरण में 8 सीटों में कितनी सीटें? पिछली बार जब महागठबंधन आपने किया तो कितनी सीट आई समाजवादी पार्टी की, गौरव जी? पिछली बार ये 8 जो सीटें थी उसमें से 5 तो हमारी थी गठबंधन की। तो वही मैं कह रही हूँ कि गठबंधन में आपके साथ में आरएलडी चली गई, पिछले बार के तो साथ ही बिछड़ गए आपसे। देखिए, इस बार चुनाव अलग मुद्दों का है, जनता के मुद्दों का चुनाव है। इस बार महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराध, भ्रष्टाचार, किसान दुखी, नौजवान दुखी, व्यापारी दुखी, जो जुमलों की राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके एक हकीकत तो ये भी है ना कि जिस राजनीति है। लेकिन एक हकीकत तो ये भी है ना कि आज आप कांग्रेस के साथ में हैं, उन्हीं कांग्रेस के लोगों को आप पिछले कुछ दिनों में कोस रहे थे जब राजस्थान में बात नहीं बनी थी, तब वहां पर फिर कैसे जनता ये एतबार करे कि आप लोग साथ हैं? जनता तो प्रत्याशी छोड़िए, पहले इतने कंफ्यूजन में गठबंधन को लेकर कि साथ हैं कि नहीं है, कभी सीट्स को लेकर खींचतान, तो कभी प्रत्याशी को लेकर खींचतान, कभी प्रत्याशी के नाम बदलने को लेकर इतना कंफ्यूजन। सवाल हमेशा विपक्ष से होगा, मोदी जी की पार्टी से नहीं होगा, बीजेपी से नहीं होगा। ओम प्रकाश राजभर ने खुले मन से कितनी गालियां दी, मुख्यमंत्री जी के लिए कैसे कैसे शब्द बोले, मैं आपके चैनल में नहीं बता सकता। उसके बाद इन्होंने अपनी गोदी पे बिठा लिया उसको। क्यों बिठा लिया? चवन्नी जो पलट नहीं रहे थे वो चवन्नी भी पलटा दिया आपने। क्या कर लिया? ये तो राजनीति है, आप छल कपट और झूठ की राजनीति कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जनता हमारे साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। जनता कंधे से कंधा मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का देश और प्रदेश से सफाया करके मानेंगे। नहीं तो एक सवाल ये भी आता है कि जिस माइक्रो मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं, मैं आ रही हूँ आलोक जल्दी से, क्या माइक्रो मैनेजमेंट है? ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है समाजवादी पार्टी की इस बार जो इतना आप कॉन्फिडेंटली ये बात कह रहे हैं कि 79 सीट्स आपके खाते में हो गई? देखिए, हमारी स्ट्रेटजी पीडीए है,
जिस दिन से पीडीए का नारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया था उस दिन से तो जाति के आधार पर जनता आपको वोट करेगी, जाति धर्म के नाम पर जनता आपको सपोर्ट करेगी या फिर आपके काम के नाम पर सपोर्ट करेगी? जनता ने हमारे काम के नाम पे, बाकी हमारे मैनिफेस्टो में जो हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, हम श्रमिकों के लिए बात कर रहे हैं, हम किसानों के लिए बात कर रहे हैं, उस पर जनता हमें वोट देगी। जनता इस बार जो बेरोजगारी है उससे हटा के भारतीय जनता पार्टी को बेरोजगार करने का काम करेगी। आलोक बस जब इतना ही आप कॉन्फिडेंट थे तो फिर आपको ओम प्रकाश राजभर का सहारा क्यों लेना पड़ा? ओपी राजभर जो जमकर खुलकर बीजेपी को कोस रहे थे, आज वो आपके साथ में हैं। अगर इतना ही कॉन्फिडेंट थे, इतना ही अपने काम पर भरोसा था, तो फिर क्यों ओपी राजभर का भी सहारा लेना पड़ा? क्योंकि आपको लगता है कि आपके माइक्रो मैनेजमेंट में उनकी भी आवश्यकता है? देखिए पूजा जी, आज के दौर में कुछ एडजस्टमेंट सामाजिक मजबूरियों के कारण करना पड़ता है। यहाँ शुद्ध जातिगत बातें चल रही हों, वहां पर जो भी रेस में होगा उसको भी अपनी जातिगत गणित बिठानी पड़ेगी। तो अगर हमारा कुनबा किसी आने से मजबूत होता है तो क्यों रोकेंगे उसको हम। और रही बात जो अभी चाचा साहब कह रहे थे कि हम 79 सीटें जीतेंगे, तो मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं या किसी और जगह की बात कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो ये इंडिया गठबंधन है, इंडी गठबंधन, इनके हर आदमी ने अपना अपना बजट पेश कर, अपना अपना मैनिफेस्टो पेश कर दिया है देश के सामने। अब देश की जनता नहीं, तो आप ये क्यों मानते हैं कि सिर्फ बीजेपी अच्छे से फाइट कर सकती है और समाजवादी पार्टी फाइट नहीं कर सकती? विधानसभा चुनाव में तो कड़ी टक्कर दी है ना बीजेपी को, तो आप ये कैसे नकार कैसे सकते हैं आप समाजवादी पार्टी को? आपसे मेरा अनुरोध है कि कृपया मुझे अपनी बात कंप्लीट करने की इजाजत दे। मेरा कहना है कि देश का आदमी कंफ्यूज है, पूजा यादव कंफ्यूज है कि जब ये जीत कर अगर आ गए तो ये समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो लागू होगा कि राजद का लागू होगा कि कांग्रेस का लागू होगा कि ममता बनर्जी का लागू होगा। कोई कह रहा है कि 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, कोई कह रहा है कि 1-1 लाख रुपया महिलाओं को देंगे, कोई कह रहा है पूरे देश में लैपटॉप बांट देंगे, कोई कह रहा है कि 3-3 हजार रुपया महिलाओं के खाते में देंगे। तो इस तरीके की बातें हैं। अरे अगर आप चुनाव मिल के लड़ते हैं तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दिया जाता है जनता के सामने। अभी मेरे साथी ने पूछा कि मैनिफेस्टो अलग अलग है, कैसे काम करेंगे? अरे मेरे साथी, सारे मैनिफेस्टो में एक ही चीज कॉमन है जिससे देश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे जाए। सबका एक ही मोटिव है कि कैसे किसान खुश हो, कैसे बेरोजगारी दूर हो, कैसे नौजवान को नौकरी मिले। सबका एक मोटिव है। जिस जिस क्षेत्र के, जिस जिस स्टेट के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं या करंट में जो मैं उस पर नहीं जा रही, मैं एक आम जन की तरह मेरे माइंड में एक डाउट है और मैं वो एक, मुझे लगता है कि हर आम जन के मन में एक डाउट होगा। इतनी सारी बैठकें हुई अलायंस की, उसमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था वो आखिर मूवमेंट तक तय नहीं हो पाया। तो जनता ये एतबार कैसे करेगी कि अगर आप लोगों की सरकार बन जाएगी तो आप इजी गोइंग सिचुएशन में होंगे और जिस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की आप लोग बात कर रहे हैं वो हो पाएगा? जब चुनाव से पहले वो तय नहीं हो पा रहा चीजें, तो चुनाव के बाद इजी होंगी, जनता कैसे एतबार करेगी? सारी स्ट्रेटजीज बन चुकी हैं, कुछ चीजें दिखाई नहीं जाती क्योंकि दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी जो इतनी शातिर पार्टी है, लेकिन जनता को तो भरोसा जिस जनता के सहारे आगे बढ़ेंगे उस जनता को तो बताएंगे ना कि हम क्या करने वाले हैं आगे। मैनिफेस्टो अलग अलग जगह से बना है, ये जनता देख रही है कि दिल्ली का मैनिफेस्टो अलग है, यूपी का अलग है, बिहार का अलग है, वेस्ट बंगाल का अलग है। पूरे देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग मैनिफेस्टो लागू होगा क्या? इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं तो क्लियर कीजिए ना जरा ये बात कि अगर आपकी सरकार बनी तो क्या अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग मैनिफेस्टो लागू करेंगे क्या आप लोग? इंडिया गठबंधन की, और जहां पर जिस पार्टी का जोर होगा क्या उसके अकॉर्डिंगली मैनिफेस्टो बनेगा क्या हर राज्य के लिए? एक देश की सरकार तो देश के लिए काम करती है ना, अलग अलग राज्यों के लिए काम थोड़ी करती है। सरकार बनेगी तो जितने भी वादे जनता से किए, जो जो मैनिफेस्टो में है, सारा कार्य करने का कार्य हम लोग करेंगे, इंडिया गठबंधन के लोग। एक आदमी 1 लाख देगा, एक आदमी 3000 देगा, एक आदमी लैपटॉप देगा, एक आदमी स्कूटी देगा। सभी का शुक्रिया, सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, कुल मिलाकर हर पार्टी अपनी अपनी ओर से पूरी तरह ताकत के साथ में जुट चुकी है जीत पाने के लिए। दावे तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल बार बार उठ रहा है और वो ये कि बार बार उम्मीदवारों को बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? अब जनता का फैसला क्या रहेगा? 4 जून को तस्वीर साफ होगी, लेकिन 6 चरणों का चुनाव बाकी बचता है, जिसमें यूपी में भी 6 चरणों में और चुनाव होना है।